दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों मार्गदर्शन करंट अफेयर्स में आज की वीडियो यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2023 के करंट अफेयर्स रिवीजन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें हम सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को वन लाइनर फॉर्म में प्रस्तुत करेंगे ताकि आप कम से कम समय में सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को रिवाइज कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। पहला प्रश्न है दोस्तों, 5 अप्रैल 2023 को पावर लूम बुनकरों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में किस योजना को मंजूरी दी गई? तो ये है अटल बिहारी वाजपेयी पावर लूम विद्युत फ्लैट रेट योजना। तो याद रखिएगा दोस्तों, पावर लूम बुनकरों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में अटल बिहारी वाजपेयी पावर लूम विद्युत फ्लैट रेट योजना को मंजूरी दी गई है। अगला प्रश्न है, 5 अप्रैल 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया? तो उत्तर है पद्म विभूषण से। मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, 24 मार्च 2023 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। 22 मार्च 2023 को नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ क्षेत्र कार्यालय और नवाचार केंद्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो याद रखिएगा, नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ क्षेत्र कार्यालय और नवाचार केंद्र का उद्घाटन पीएम मोदी के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 21 से 25 मार्च 2023 को उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां 71वें ऑल इंडिया पुलिस एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया गया? तो ये लखनऊ में। अगला प्रश्न है दोस्तों, 17-18 मार्च 2023 को संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के पर्यटन मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करने वाला उत्तर प्रदेश का शहर कौन सा है? तो ये वाराणसी है। अगला प्रश्न है, 15 मार्च 2023 को भारत में महिला और पुरुष 2022 रिपोर्ट जारी की गई, किसके द्वारा? तो ये सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, 14-15 मार्च 2023 को साझा बौद्ध विरासत पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया, कहाँ पर? तो याद रखिएगा, नई दिल्ली के विज्ञान भवन में। तो साझा बौद्ध विरासत पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया विज्ञान भवन में। अगला प्रश्न है दोस्तों, 14 मार्च 2023 को एससीओ युवा परिषद यानी संघाई सहयोग संगठन युवा परिषद की 16वीं बैठक किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की गई? तो ये भारत की अध्यक्षता में। और अगला प्रश्न है दोस्तों, 13 मार्च 2023 को 95वें ऑस्कर अवार्ड समारोह में भारतीय फिल्म आरआरआर के किस गीत को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के तहत ऑस्कर अवार्ड दिया गया? तो ये सॉन्ग है नाटू नाटू। अगला प्रश्न है दोस्तों, 13 मार्च 2023 को नेपाल के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो रामचंद्र पौडेल ने। अगला है कि 10 मार्च 2023 को भारत अमेरिका की 5वीं वाणिज्यिक वार्ता बैठक आयोजित की गई, कहाँ पर? तो याद रखिएगा, नई दिल्ली में भारत अमेरिका की 5वीं कॉमर्शियल डायलॉग। अगला प्रश्न है दोस्तों, 9 मार्च 2023 को 19वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता में आयोजित की गई? तो बिम्स्टेक की मंत्री स्तरीय बैठक थाईलैंड की अध्यक्षता में आयोजित की गई। अगले प्रश्न पर आते हैं, 9 मार्च 2023 को प्रसिद्ध हिंदी लेखक जिन्हें उनके व्यंग्यात्मक उपन्यास पागल खाना के लिए 32वां व्यास सम्मान 2022 देने की घोषणा की गई है। तो ये हैं डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। दोस्तों याद रखिएगा, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी प्रसिद्ध हिंदी लेखक हैं जिन्हें उनके व्यंग्यात्मक उपन्यास पागल खाना के लिए 32वां व्यास सम्मान पुरस्कार 2022 दिया गया है। अगला प्रश्न है, 8 मार्च 2023 को त्रिपुरा के मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली है? तो माणिक शाह ने। और अगला प्रश्न है दोस्तों, 6 मार्च 2023 को किस भारतीय सिविल सेवा लेखा सेवा अधिकारी को भारत सरकार द्वारा लेखा महानियंत्रक यानी सीएजी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो एसएस दुबे को। याद रखिएगा, भारतीय सिविल सेवा लेखा सेवा अधिकारी जो भारत सरकार के लेखा महानियंत्रक यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के रूप में नियुक्त हुए हैं, ये एसएस दुबे हैं।
अगला प्रश्न है दोस्तों, 6 मार्च 2023 को डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह 2023 के अवसर पर हर पेमेंट डिजिटल अभियान का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो हर पेमेंट डिजिटल अभियान भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 4 मार्च 2023 को उत्तर प्रदेश के वह राजनेता जिन्होंने हाल में राही मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने राही मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, वह ब्रिटिश वास्तुकार जिन्होंने मार्च 2023 में 2023 का प्रिट्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार जीता है? तो ये हैं दोस्तों डेविड चिपरफील्ड। डेविड चिपरफील्ड ब्रिटेन के वास्तुविद हैं जिन्होंने प्रिट्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार जीता है। अगला है, मार्च 2023 में संगीत अकादमी द्वारा 2023 के संगीत कला निधि पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो बॉम्बे जयश्री को। वह प्रसिद्ध तमिल लेखक जिन्हें मार्च 2023 में वर्ष 2022 के लिए प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं शिव शंकरी। अगला प्रश्न है दोस्तों, मार्च 2023 में इसरो ने अपने 12 साल पुराने किस मौसम उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रशांत महासागर में गिरा दिया है? तो ये है मेघाट्रॉपिक्स 1। अगला प्रश्न है, मार्च 2023 में देश का वह राज्य जिसने देश में नवनिर्मित सेंट्रल विस्टा की तर्ज पर नया विधान भवन बनाने का निर्णय लिया है? तो ये है अपना उत्तर प्रदेश। अपना उत्तर प्रदेश दोस्तों सेंट्रल विस्टा जो कि भारत की नई संसद है उसकी तर्ज पर नया विधान भवन बनाने का निर्णय लिया है उत्तर प्रदेश ने। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का वह नगर जहां हाल में राज्य का पहला पशु विद्युत सौदाह गृह बनकर तैयार हुआ है? तो ये वाराणसी में। और मार्च 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थलों को संरक्षित स्थल घोषित किया है? तो याद रखिएगा 18 प्राचीन और ऐतिहासिक स्थलों को संरक्षित स्थल घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मार्च 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के कुल कितने प्राथमिक विद्यालयों को निपुण विद्यालय का दर्जा देने का फैसला किया है? तो उत्तर प्रदेश के लगभग 44,000 विद्यालयों को निपुण विद्यालय का दर्जा देने का फैसला किया गया है। अगला देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 22 फरवरी 2023 को नियुक्त देश के नए औषधि महानियंत्रक डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? तो बलिया जिले से। 22 फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट पेश किया, तो 6,90,242.43 करोड़ रुपए का। अगला प्रश्न है, 21 फरवरी 2023 को घोषित संसद रत्न अवार्ड 2023 से सम्मानित उत्तर प्रदेश के एकमात्र सांसद कौन हैं? तो ये हैं विश्वंभर प्रसाद निषाद जिन्हें संसद रत्न अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 21 फरवरी 2023 को भारत के किस देश के साथ मिलकर एक संयुक्त डिजिटल भुगतान तंत्र शुरू किया है? तो सिंगापुर के साथ मिलकर। और 21 से 23 फरवरी 2023 तक इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे यानी UIC और रेलवे सुरक्षा बल द्वारा 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो जयपुर में। अगला प्रश्न है दोस्तों, 20 फरवरी 2023 को नीति आयोग का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो BVR सुब्रमण्यम को। याद रखिएगा BVR सुब्रमण्यम को नीति आयोग का नया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 20 फरवरी 2023 को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दुनिया के सबसे बड़े और अनोखे दिव्यांग पार्क अनुभूति समावेशी पार्क की आधारशिला कहां पर रखी है? तो ये नागपुर महाराष्ट्र में। 20 फरवरी 2023 को घोषित दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता? तो द कश्मीर फाइल्स ने। अगला प्रश्न है, भारत के वो शतरंज खिलाड़ी जो 20 फरवरी 2023 को जर्मनी के इंटरनेशनल मास्टर इल्जा स्नाइडर को हराकर देश के 80वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो ये हैं विघ्नेश NR। अगला प्रश्न है दोस्तों, गुजरात के पूर्व राज्यपाल जिनका 87 वर्ष की उम्र में 20 फरवरी 2023 को निधन हो गया, तो ये हैं ओम प्रकाश कोहली। अगला प्रश्न है, भारत की वह झील जहां 20 फरवरी 2023 को फ्रोजन लेक मैराथन आयोजित की गई और जिसे पहली बार आधिकारिक तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे ऊंची फ्रोजन लेक मैराथन के रूप में शामिल किया गया, तो ये है पैगोंग सो झील लद्दाख में।
अगला प्रश्न है दोस्तों, 19 फरवरी 2023 को 76वें ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स यानी बाफ्टा अवार्ड्स की घोषणा की गई। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता? तो ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट ने बाफ्टा अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न है, 17 फरवरी से 2 मार्च 2023 तक भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स धर्म गार्जियन का चौथा संस्करण आयोजित किया गया। कहाँ पे? तो जापान के शिगा प्रांत के कैंप इमाजू में भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स धर्म गार्जियन का चौथा संस्करण जापान में आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है, 14 फरवरी 2023 को किस राज्य की मंत्रिपरिषद ने पीएम मित्र योजना के अंतर्गत टेक्सटाइल पार्क की स्थापना और भूमि हस्तांतरण के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की? तो उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां 13 से 15 फरवरी 2023 तक G20 की बैठक आयोजित की गई, तो लखनऊ में। और अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 10 से 12 फरवरी 2023 तक आयोजित उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में सिंगापुर की कुल कितनी कंपनियों ने हिस्सा लिया? तो सिंगापुर की कुल 21 कंपनियों ने हिस्सा लिया था उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में। अगला प्रश्न है, 9 फरवरी 2023 को 62वीं सेंट्रल जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड की बैठक आयोजित की गई। कहाँ पर? तो नई दिल्ली में। और देखिए 9 फरवरी 2023 को टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण करते ही इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 30 साल की उम्र के बाद डेब्यू करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो ये हैं सूर्य कुमार यादव। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां 1 से 3 फरवरी 2023 तक प्रकृति और पक्षी महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया। तो याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण है, महोबा में। महोबा में 1 से 3 फरवरी 2023 तक प्रकृति एवं पक्षी महोत्सव 2023 आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है, फरवरी 2023 में मुख्यमंत्री सड़क सुधार योजना शुरू करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये उत्तर प्रदेश है। 23 जनवरी 2023 को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया गया है? तो 21 द्वीपों का। याद रखिएगा दोस्तों, 23 जनवरी 2023 को अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया गया है। अगला प्रश्न है, 23 जनवरी 2023 को कलवरी श्रेणी की वह पनडुब्बी जिसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है, तो ये है INS वागीर। और दोस्तों 23 जनवरी 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने बालकों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है? तो कुल 11 बालकों को दोस्तों उनकी बहादुरी और साहस के लिए प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार दिया है। अगला प्रश्न है, 23 जनवरी 2023 को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 अज्ञात द्वीपों का नामकरण परम चक्र विजेताओं के नाम पर किया गया। और इस सूची में उत्तर प्रदेश के कितने परम चक्र विजेता हैं? तो ये हैं 4। अगला है दोस्तों, 18 जनवरी 2023 को एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट असर 2022 किसके द्वारा जारी की गई? तो ये NGO प्रथम के द्वारा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां 18 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 के दूसरे चरण का उद्घाटन किया गया है। तो उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद में। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां 17 से 20 जनवरी 2023 तक हॉट एयर बैलून का आयोजन किया गया, तो वाराणसी में। 16 से 20 जनवरी 2023 तक विश्व आर्थिक मंच की 5 दिवसीय बैठक आयोजित की गई। कहाँ पर? तो दावोस स्विट्जरलैंड में। दोस्तों वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 5 दिवसीय बैठक दावोस स्विट्जरलैंड में आयोजित की गई है 16 से 20 जनवरी 2023 के बीच। अगला प्रश्न है, 16-17 जनवरी 2023 को भारत की G20 अध्यक्षता के तहत इसके अवसंरचना कार्य समूह की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये पुणे महाराष्ट्र में। 15 जनवरी 2023 को 71वें मिस यूनिवर्स अवार्ड की विजेता कौन बनी है? तो अमेरिका की आर बोनी गैब्रियल। याद रखिएगा, मिस यूनिवर्स अवार्ड या मिस यूनिवर्स 2023 अमेरिका की आर बोनी गैब्रियल बनी हैं। 12 जनवरी 2023 को पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव का निधन हो गया। वो लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर कुल कितनी बार सांसद रहे थे? तो 10 बार। 8 से 10 जनवरी 2023 तक 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण है, 8 से 10 जनवरी 2023 तक 17वें प्रवासी भारतीय दिवस का सम्मेलन
जो है ये इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह देश जो 1 जनवरी 2023 को यूरो जोन में शामिल होने वाला 20वां देश बना है, तो उत्तर है क्रोएशिया। तो याद रखिएगा, क्रोएशिया दोस्तों यूरो जोन में शामिल होने वाला 20वां देश है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में स्थित वह आयुर्वेद संस्थान जिसे 22 दिसंबर 2022 को NABL की आधिकारिक मान्यता मिली है, तो ये है केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान झांसी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का वह स्थान जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 22 दिसंबर 2022 को सशस्त्र बलों के लिए एक आधुनिक मल्टी स्पेशियलिटी कमांड हॉस्पिटल के निर्माण को मंजूरी दी है, तो कहां पर? लखनऊ में। अगला प्रश्न है दोस्तों, 18-19 दिसंबर 2022 को भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति के 63वें सत्र का आयोजन कहाँ किया गया, तो उत्तर प्रदेश राज्य अभिलेखागार लखनऊ में। अगले प्रश्न पर आते हैं, 18 दिसंबर 2022 को लखनऊ में भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति के 63वें सत्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो दयाशंकर सिंह परिवहन मंत्री उत्तर प्रदेश के द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, 18 दिसंबर 2022 को उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने नॉलेज स्मार्ट सिटी के लिए MOU साइन किया है, किसके साथ, तो सैन फ्रांसिस्को में ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के साथ उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधिमंडल सदस्यों ने नॉलेज स्मार्ट सिटी के लिए MOU साइन किया है। अगला प्रश्न है, 18 दिसंबर 2022 को आयोजित फीफा वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल में चैंपियन कौन बना, तो अर्जेंटीना। और अगला प्रश्न है, 17 दिसंबर 2022 को लास वेगास में आयोजित मिसेज वर्ल्ड का खिताब किसने जीता, तो भारत की सरगम कौशल ने। अगला प्रश्न है, 17 दिसंबर 2022 को GST काउंसिल की 48वीं बैठक आयोजित की गई, किसकी अध्यक्षता में, तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 17 दिसंबर 2022 को GST काउंसिल की 48वीं बैठक आयोजित की गई। अगला प्रश्न है दोस्तों, 16-17 दिसंबर 2022 को ऑल इंडिया कराटे चैंपियनशिप 2022 का 2 दिवसीय आयोजन उत्तर प्रदेश में कहाँ किया गया, तो BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी में। वाराणसी में 1 महीने तक चले काशी तमिल संगमम का समापन कब हुआ, तो 16 दिसंबर 2022 को दोस्तों काशी तमिल संगमम वाराणसी में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, 15 से 17 दिसंबर 2022 तक 7वां भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ, तो नई दिल्ली में। और देखिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 15 दिसंबर 2022 को भारत ने अग्नि 5 परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, कहाँ पर, तो उड़ीसा तट के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से। अगला प्रश्न है, 14 दिसंबर 2022 को राष्ट्रीय मातृ स्वास्थ्य कार्यशाला कहाँ आयोजित की गई, तो नई दिल्ली में। और 13 से 16 दिसंबर 2022 तक भारत की अध्यक्षता में G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई, तो याद रखिएगा G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक मुंबई में आयोजित की गई। अगला प्रश्न है, 12 दिसंबर 2022 को गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 के बाद गुजरात के CM के रूप में किसने शपथ ली है, तो भूपेंद्र भाई पटेल गुजरात के नए CM बने हैं। 11 दिसंबर 2022 को हिमाचल प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो सुखविंदर सिंह सुक्खू। और 11 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान का डिजिटल माध्यम से उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में। अगला प्रश्न है दोस्तों, 10 दिसंबर 2022 को भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन चुनी गई हैं, तो ओलंपिक धाविका PT उषा को भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया है। अगला प्रश्न है, 9 दिसंबर 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की तर्ज पर काम करने का फैसला किया है, तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 वेटलैंड पर। 8 दिसंबर 2022 को घोषित मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में किसने विजय प्राप्त की, तो सपा की डिम्पल यादव ने। और देखिए 7 से 19 दिसंबर 2022 तक संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP15 आयोजित किया गया, कहाँ पर, तो ये मॉन्ट्रियल कनाडा में। अगला प्रश्न है दोस्तों, 7 दिसंबर 2022 को टाइम मैगजीन ने किसे 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर चुने जाने की घोषणा की है, तो यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की और द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन को टाइम मैगजीन द्वारा टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, 5 दिसंबर 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार ने विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कितने करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया था? तो 33,769 करोड़ रुपए का। अगला है दोस्तों, रेड टैप को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने वाले चर्म निर्यातक और मिर्जा इंटरनेशनल के चेयरमैन जिनका 4 दिसंबर 2022 को 87 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया, तो ये थे इरशाद मिर्जा। मिर्जा इंटरनेशनल के चेयरमैन थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1 दिसंबर 2022 को राज्य में स्वदेशी खेल को बढ़ावा देने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की तर्ज पर कौन सी योजना शुरू की गई है? तो ये है वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट योजना, यूपी में शुरू की गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1 दिसंबर 2022 को भारत ने G20 की अध्यक्षता किस देश से ग्रहण की है? तो इंडोनेशिया से। और देखिए, दिसंबर 2022 में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी ICAR से मान्यता प्राप्त करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन बना है? तो ये है उदय प्रताप कॉलेज, वाराणसी। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2022 में उत्तर प्रदेश में हाईटेक कन्वेंशन सेंटर बनाने का निर्णय लिया गया है कहाँ पर? तो ये लखनऊ में। दिसंबर 2022 में इलाहाबाद हाईकोर्ट में ई-लाइब्रेरी का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो न्यायमूर्ति राजेश बिंदल के द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट में ई-लाइब्रेरी का उद्घाटन हुआ है। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2022 में उत्तर प्रदेश विद्यालयों की अलग पहचान बनाने के उद्देश्य से कौन सा पोर्टल निर्मित किया गया है? तो याद रखिएगा, इसका नाम है पहचान पोर्टल और ये उत्तर प्रदेश बोर्ड विद्यालयों की अलग पहचान बनाने के उद्देश्य से निर्मित पोर्टल है जिसका नाम है पहचान। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिसंबर 2022 में आगरा के यमुना पार क्षेत्र की पानी की समस्या खत्म करने के लिए हर घर जल योजना के तहत कितनी धनराशि स्वीकृत हुई है? तो 624 करोड़ रुपए। अगला है कि वह समाचार चैनल जिसके वरिष्ठ कार्यकारी संपादक रवीश कुमार ने 30 नवंबर 2022 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया, तो NDTV से। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अयोध्या में 41वें रामायण मेला का शुभारंभ किया है, तो 27 नवंबर 2022 को। दोस्तों, रामायण मेला का आयोजन अयोध्या में किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 23 से 25 नवंबर 2022 तक भारतीय नौसेना की 3 दिवसीय शीर्ष स्तरीय क्षेत्रीय रणनीतिक वार्ता हिंद प्रशांत क्षेत्रीय वार्ता 2022 कहाँ पर आयोजित की गई? तो ये नई दिल्ली में, और ये भारतीय नौसेना की जो है रणनीतिक वार्ता थी। अगला प्रश्न है, 22 नवंबर 2022 को वह भारतीय वन्यजीव वैज्ञानिक जिन्हें संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियंस ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया गया है, तो ये हैं डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन। याद रखिएगा, भारतीय वन्यजीव वैज्ञानिक, इनको संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियंस ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 20 नवंबर 2022 को कतर में आयोजित 22वें फुटबॉल विश्व कप का पहला मैच किसके बीच खेला गया था? तो कतर और इक्वेडोर के बीच। अगला प्रश्न है कि 20 नवंबर 2022 को किस मेगा स्टार फिल्म अभिनेता निर्माता को इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? तो चिरंजीवी कोनिडेला को। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह स्पेनिश फिल्म निर्देशक जिन्हें 20 नवंबर 2022 को गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 53वें संस्करण समारोह में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो कार्लोस सौरा को, और ये स्पेनिश फिल्म निर्देशक हैं। अगला प्रश्न है, 18 से 21 नवंबर 2022 तक 21वीं वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स 2022 का आयोजन मुंबई में किसके द्वारा किया गया? तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के द्वारा मुंबई में दोस्तों 21वीं वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स 2022 आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश स्थित वह शहर जहां 17 से 19 नवंबर 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय इनो रेल प्रदर्शनी आयोजित किया गया? तो लखनऊ में। 15 से 18 नवंबर 2022 तक गुणवत्ता नियंत्रण मंडलों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया कहाँ पर? तो जकार्ता, इंडोनेशिया में। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, 15 से 16 नवंबर 2022 को G20 का 17वां वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये इंडोनेशिया में। अगला प्रश्न है दोस्तों, 15 नवंबर 2022 को केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए किसे चुना है? तो टेबल टेनिस खिलाड़ी शरत कमल अचंता को। शरत कमल अचंता को दोस्तों
दोस्तों मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 जो कि देश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है, दिया गया है। 13 नवंबर 2022 को मेलबर्न में खेले गए T20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब किसने जीता? तो इंग्लैंड ने। और देखिए 11 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण किया। कहां पर? तो ये बंगलुरु में। अगला है कि 10 नवंबर 2022 को हरियाणा के फरीदाबाद में भारत के पहले भारतीय जैविक डाटा केंद्र का उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा? तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा फरीदाबाद में भारत के पहले भारतीय जैविक डेटा केंद्र का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है 9 नवंबर 2022 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ किसने ग्रहण की? तो डॉक्टर DY चंद्रचूड़ यानी डॉक्टर धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं 9 नवंबर 2022 को। अगला प्रश्न है दोस्तों 8 नवंबर 2022 को भारतीय व्यापार सेवा यानी ITS अधिकारियों के पहले सम्मेलन मंथन 1.0 का आयोजन कहां पर किया गया? तो केवड़िया गुजरात में। 6 से 18 नवंबर 2022 तक संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन COP27 आयोजित किया गया। कहां पर? तो याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन जो है ये शर्म अल शेख मिस्र में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां 2 से 4 नवंबर 2022 तक इंडिया फूड एक्सपो का आयोजन किया गया? तो लखनऊ में। और नवंबर 2022 में भारत की पहली मानव रहित कार बनाई गई। किसके द्वारा? तो MNNIT प्रयागराज में। याद रखिएगा दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, नवंबर 2022 में भारत की पहली मानव रहित कार बनाई गई है MNIT प्रयागराज में। अगला प्रश्न है दोस्तों नवंबर 2022 में उत्तर प्रदेश के किन महत्वपूर्ण जनपदों में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू की गई है? तो याद रखिएगा आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज में नवंबर 2022 में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू की गई है। अगला प्रश्न है 30 अक्टूबर से 13 नवंबर 2022 तक जॉर्डन में आयोजित ASB एशियन एलिट बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो इसमें भारत ने कुल 12 पदक जीते हैं, 4 स्वर्ण, 2 रजत और 6 कांस्य पदक। अगला प्रश्न है दोस्तों ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जिन्होंने पार्टी में बगावत के कारण 20 अक्टूबर 2022 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया, तो ये लीज ट्रस हैं। और 18 से 21 अक्टूबर 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल की 90वीं महासभा आयोजित की गई। कहाँ पर? तो याद रखिएगा दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल की 90वीं महासभा नई दिल्ली भारत में आयोजित की गई। 18 से 22 अक्टूबर 2022 तक द्विवार्षिक डेफ एक्सपो का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो ये गुजरात में। और भारत का वह राज्य जहां 18 अक्टूबर 2022 को एशिया का सबसे बड़ा बायोगैस प्लांट शुरू किया गया है? तो याद रखिएगा पंजाब में। अगला प्रश्न है दोस्तों 17-18 अक्टूबर 2022 को विश्व ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन का 22वां संस्करण आयोजित किया गया। कहाँ पर? तो दुबई में। और देखिए 17-18 अक्टूबर 2022 को 2 दिवसीय प्रधानमंत्री किसान आंदोलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है 17 अक्टूबर 2022 को किस फुटबॉलर ने बैलन डी और गोल्डन बॉल अवार्ड जीता? तो फ्रांसीसी फुटबॉलर करीमा बेंजेमा ने। अगला प्रश्न है दोस्तों 17 से 20 अक्टूबर 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं आम बैठक आयोजित की गई। कहाँ पर? तो नई दिल्ली में। और देखिए 16 अक्टूबर 2022 को हिंदी में MBBS पाठ्यक्रम की पुस्तकों के भारत के पहले संस्करण का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा हिंदी में MBBS पाठ्यक्रम की पुस्तकों का पहला संस्करण इसका जो है प्रकाशन किया गया है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का वह स्थान जहां 16 से 21 अक्टूबर 2022 तक भारत का पहला GI उत्सव मनाया गया है? तो ये वाराणसी में। अगला प्रश्न है दोस्तों देखिए 15 अक्टूबर 2022 को भारत ने किस देश को हराकर महिला एशिया कप का खिताब जीता है? तो श्रीलंका को। अक्टूबर 2022 में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत की रैंकिंग कितनी है? तो 107 है। 14 अक्टूबर 2022 को जारी पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में भारत के किस राज्य को बड़े राज्यों की श्रेणी के तहत सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य के रूप में मान्यता दी गई? तो हरियाणा को। अगला प्रश्न है दोस्तों
23-24 सितंबर 2022 को किस स्थान पर राज्य के पर्यावरण मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया? तो गुजरात के एकता नगर में। अगला प्रश्न है दोस्तों, 21 सितंबर 2022 को भारत ने स्वास्थ्य के किस क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता? तो इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव में। अगला प्रश्न है दोस्तों, 21 सितंबर 2022 को भारत के किस लोकप्रिय कॉमेडियन का निधन हुआ? तो राजू श्रीवास्तव का। और 18 से 20 सितंबर 2022 तक राज्य पर्यटन मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। कहाँ पर? तो धर्मशाला, हिमाचल में। अगला प्रश्न है, 16 सितंबर 2022 को समरकंद, उज्बेकिस्तान में आयोजित 22वें SCO शिखर सम्मेलन के दौरान भारत के किस शहर को 2022-23 की अवधि के लिए पहली SCO पर्यटक और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया? तो वाराणसी, उत्तर प्रदेश को। याद रखिएगा दोस्तों, संघाई सहयोग शिखर सम्मेलन के दौरान वाराणसी को SCO यानी संघाई सहयोग संगठन पर्यटक और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, 14-15 सितंबर 2022 को अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये सूरत, गुजरात में। 5 सितंबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस के अवसर पर कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया है? तो 46 शिक्षकों को। अगला प्रश्न है, 29 अगस्त 2022 को युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर देश भर के कितने स्कूलों में चैंपियन से मिलिए पहल का आयोजन किया? तो सही उत्तर है 26 स्कूलों में। दोस्तों, ये युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर देश भर के 26 स्कूलों में चैंपियन से मिलिए पहल का आयोजन किया गया। 27 अगस्त 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में NIA यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी के कार्यालय का उद्घाटन किया है? तो छत्तीसगढ़, नया रायपुर में। 24 अगस्त 2022 को केंद्रीय मंत्री और पद्म विभूषण स्वर्गीय अरुण जेटली के चुनिंदा लेखों का संकलन न्यू इंडिया नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। किसके द्वारा? तो पूर्व उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू के द्वारा। अगला प्रश्न है, 24 अगस्त 2022 को हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2022 किस लेखिका को दिए जाने की घोषणा की गई है? तो ये क्षमा शर्मा को। और 21 अगस्त 2022 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस लॉन्च की गई। कहाँ पर? तो पुणे में। 17 अगस्त 2022 को 9वीं भारत थाईलैंड संयुक्त आयोग की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? तो बैंकॉक, थाईलैंड में। और अगला प्रश्न है, 11 अगस्त 2022 को भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो जगदीप धनखड़ ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, 8 अगस्त 2022 को लोकसभा ने नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का नाम बदलने का विधेयक पारित किया गया और इसका नया नाम क्या होगा? तो इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का नाम बदल कर रखा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 8 अगस्त 2022 को संपन्न हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो कॉमनवेल्थ गेम्स जो बर्मिंघम इंग्लैंड में हुए थे, भारत ने कुल 61 पदक जीते, जिसमें 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य पदक हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, 30 जुलाई 2022 को नशीले पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर सम्मेलन आयोजित किया गया। कहाँ पर? तो चंडीगढ़ में। और 28 जुलाई 2022 को हुए कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? तो PV सिंधु और मनप्रीत सिंह। अगला प्रश्न है दोस्तों, वेदांथंगल पक्षी अभ्यारण्य और कुंथनकुल पक्षी अभ्यारण्य जिन्हें हाल में रामसर स्थल घोषित किया गया है, कहाँ पर है? तो याद रखिएगा तमिलनाडु में। वेदांथंगल अभ्यारण्य और कुंथनकुल पक्षी अभ्यारण्य ये तमिलनाडु में है, इन्हें रामसर स्थल घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 25 जुलाई 2022 को भारत की पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। अगला प्रश्न है, 22 जुलाई 2022 को 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया? तो अजय देवगन को। अगला प्रश्न है दोस्तों, 22 जुलाई 2022 को लोकसभा ने भारतीय अंटार्कटिक विधेयक 2022 पारित किया और ये विधेयक पेश किया था किसने? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा भारतीय अंटार्कटिक विधेयक 2022 पेश किया गया था। अगला प्रश्न है, 21 जुलाई 2022 को नीति आयोग के द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में
17 प्रमुख राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश किस स्थान पर था? तो यूपी दोस्तों इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में 7वें स्थान पर था। अगला प्रश्न है 21 जुलाई 2022 को वह राज्य जो राज्य कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने वाला पहला राज्य बना है, तो ये है उत्तर प्रदेश। और देखिए 19 जुलाई 2022 को जारी हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत 87वें स्थान पर है, जापान शीर्ष देश है। अगला प्रश्न है 11 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री ने नए संसद भवन पर लगे राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ का अनावरण किया और ये स्तंभ किस धातु का बना है? तो ये कांस्य का बना है। अगला प्रश्न है 9 जुलाई से 21 जुलाई 2022 तक आयोजित ISSF निशानेबाजी विश्व कप 2022 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहने वाला देश कौन सा था? तो ये है भारत। अगला प्रश्न है 8 जुलाई 2022 को उत्तर प्रदेश के किस शहर में 5वीं अक्षय पात्र मध्याह्न भोजन रसोई का उद्घाटन किया गया? तो ये वाराणसी में। और उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां 3 जुलाई 2022 को उत्तर प्रदेश प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन कॉन्क्लेव 2022 आयोजन किया गया, तो लखनऊ में। अगला प्रश्न है वह खिलाड़ी जिसने 26 जून 2022 को T20 क्रिकेट में विकेट लेने वाला पहला भारतीय कप्तान बनकर इतिहास रचा, तो ये हार्दिक पांड्या ने। अगला प्रश्न है 30 जून 2022 को महाराष्ट्र का नया मुख्यमंत्री किसे बनाया गया है? तो एकनाथ शिंदे को। और देखिए दोस्तों 24 जून 2022 को भारत ने वर्टिकली लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। कहाँ से? तो ओडिशा के चांदीपुर से। अगला प्रश्न है दोस्तों 24 जून 2022 को भारत का नया इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा तपन डेका। तपन डेका को भारत का नया इंटेलिजेंस ब्यूरो प्रमुख नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों 23 जून 2022 को राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दिनकर गुप्ता को। और 21 जून 2022 को आयोजित इंटरनेशनल योगा डे 2022 की थीम क्या थी? तो ये था मानवता के लिए योग्य। अगला प्रश्न है दोस्तों वह स्थल जहां 20 जून 2022 को चंबल कटहल महोत्सव मनाया गया। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चंबल कटहल महोत्सव कहां पर आयोजित किया गया? तो पंचनद इटावा में। अगला प्रश्न है वह देश जिसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 9 जून 2022 को 12 हाई स्पीड तट रक्षक नौकाएं सौंपी, तो वियतनाम को। और देखिए 6 जून 2022 को रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी DAC ने घरेलू उद्योगों से कितने करोड़ रुपए के सैन्य उपकरण प्लेटफॉर्म की खरीद को मंजूरी दी है? तो 76,390 करोड़ रुपए की। 5 जून 2022 को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम क्या थी? तो ये था केवल एक पृथ्वी यानी ओनली वन अर्थ। तो याद रखिएगा दोस्तों 5 जून 2022 को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम थी ओनली वन अर्थ। अगला प्रश्न है 5 जून से 16 जून 2022 तक एक संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास पूर्व संप्रीति 10 का आयोजन किया गया, किसके बीच? तो भारत और बांग्लादेश के बीच। 3 जून 2022 को भारत को कितने साल की सेवा प्रदान करने के बाद भारतीय नौसेना के जहाजों निशंक और अक्षय को सेवा मुक्त किया गया है? तो 32 साल के बाद दोस्तों भारतीय नौसेना के जहाज निशंक और अक्षय को सेवा मुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है 24 मई 2022 को क्वाड शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो जापान के टोक्यो शहर में क्वाड शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है 23 मई 2022 को दिल्ली का नया उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो विनय कुमार सक्सेना को। भारत की वह मुक्केबाज जिसने 19 मई 2022 को विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप के फाइनल में स्वर्ण पदक जीता, तो ये है निखत जरीन। अगला प्रश्न है दोस्तों 18 मई 2022 को किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो ये हैं अनिल बैजल जो कि दिल्ली के उपराज्यपाल रहे। अगला प्रश्न है 17 मई 2022 को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कंपनी के अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो SS मुंद्रा को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का नया अध्यक्ष चुना गया है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, 16 मई 2022 को किस राज्य के रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को देश का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? तो रामगढ़ विषधारी जो अभ्यारण्य है ये राजस्थान में है। वह देश जिसकी पुरुष बैडमिंटन टीम ने 15 मई 2022 को इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर पहली बार थॉमस कप का खिताब जीता। तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, भारत ने पहली बार थॉमस कप का खिताब जीता है इंडोनेशिया को हराकर। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया का वह पूर्व क्रिकेटर जिसका 46 साल की उम्र में 14 मई 2022 को कार दुर्घटना में निधन हो गया, तो एंड्रू साइमंड का। 13 मई 2022 को भारत में पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री और उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री द्वारा किया गया। कहाँ पर? तो पटवई गांव, रामपुर, उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है दोस्तों, 24 अप्रैल 2022 को पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार प्रदान किया गया। किसे? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और 22 अप्रैल 2022 को नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? डॉक्टर सुमन बेरी को। याद रखिएगा, डॉक्टर सुमन के बेरी को नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, 25 मार्च 2022 को उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले योगी आदित्यनाथ विधानसभा चुनाव में किस सीट से निर्वाचित हुए थे? तो गोरखपुर शहरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह हवाई अड्डा जहां 24 से 27 मार्च 2022 तक विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन किया गया, तो बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद में। और 23 मार्च 2022 को उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसको नियुक्त किया गया? तो रमापति शास्त्री को। देखिए, 20 मार्च 2022 से प्रारंभ हुए 30वें ताज महोत्सव का उद्घाटन ताज नगरी आगरा में किसके द्वारा किया गया? तो दुर्गा शंकर मिश्र के द्वारा, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव हैं। अगला प्रश्न है, 12-13 मार्च 2022 को हिंदी साहित्य सम्मेलन का 2 दिवसीय 73वां वार्षिक अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया? तो प्रयागराज में। और 12-13 मार्च 2022 को आयोजित 73वां हिंदी साहित्य सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि किसने भाग लिया? तो आनंदीबेन पटेल, जो कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। तो याद रखिएगा, 12-13 मार्च 2022 को हिंदी साहित्य सम्मेलन का 2 दिवसीय 73वां वार्षिक अधिवेशन प्रयागराज में आयोजित हुआ और इसमें मुख्य अतिथि आनंदीबेन पटेल, राज्यपाल उत्तर प्रदेश रही थीं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, 10 से 15 मार्च 2022 तक साहित्य अकादमी का साहित्य उत्सव, जिसे साहित्योत्सव के नाम से जाना जाता है, इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। और 10 मार्च 2022 को घोषित उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव परिणाम में सर्वाधिक सीटें प्राप्त करने वाली पार्टी कौन बनी? तो भारतीय जनता पार्टी। अगला प्रश्न है दोस्तों, 10 मार्च 2022 को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सर्वाधिक मतों से जीतने वाले प्रत्याशी कौन रहे? तो भाजपा के सुनील शर्मा। 10 मार्च 2022 को विधानसभा चुनाव की मतगणना के बाद कितने सालों के बाद कोई पार्टी कार्यकाल पूरा करने के बाद उत्तर प्रदेश में सत्ता में बरकरार रखने में सफल रही? तो 37 वर्षों के उपरांत। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, 10 मार्च 2022 को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कुल कितनी सीटें प्राप्त हुई? तो 403 में से कुल 255 सीटें प्राप्त हुई ये उत्तर प्रदेश में भाजपा को। अगला प्रश्न है, वह स्थान जहां 9 से 11 मार्च 2022 तक पूसा कृषि विज्ञान मेला 2022 आयोजन किया गया, तो दिल्ली में। और देखिए, उत्तर प्रदेश की वे 2 महिलाएं जिन्हें 8 मार्च 2022 को राष्ट्रपति द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो आरती राणा और नीरजा माधव को। अगला प्रश्न है, 8 मार्च 2022 को महिलाओं के लिए सर्वोच्च नागरिक सम्मान नारी शक्ति पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा कुल कितनी महिलाओं को प्रदान किया गया? तो कुल 29 महिलाओं को। और 7 से 10 मार्च 2022 तक भारतीय और श्रीलंका नौसेना के द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिलीनेक्स का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो उत्तर है 9वां संस्करण। याद रखिएगा, भारत और श्रीलंका के नौसेना का द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास, इसका नाम सिलीनेक्स है और इसका 9वां संस्करण 7 से 10 मार्च 2022 को आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1 मार्च 2022 को ISSF विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक विजेता सौरभ चौधरी कहाँ से संबंधित है? तो ये मेरठ उत्तर प्रदेश से।
और देखिए, उत्तर प्रदेश का वह स्थान जहां 1 से 2 मार्च 2022 को भारत अमेरिका सैन्य सहयोग समूह की 19वीं बैठक का आयोजन किया गया, तो ये आगरा में। मार्च 2022 में उत्तर प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी जिन्हें IRDAI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो देवाशीष पांडा को। अगला प्रश्न है दोस्तों, मार्च 2022 में कार्गो सुविधा शुरू करने वाला उत्तर प्रदेश का एयरपोर्ट कौन सा है, तो ये लखनऊ एयरपोर्ट है। स्पेन का वह टेनिस खिलाड़ी जिसने हाल में मैक्सिको ओपन जीतकर अपने कैरियर का 91वां खिताब जीता है, तो ये हैं राफेल नडाल। अगला प्रश्न है दोस्तों, 27 फरवरी 2022 को उत्तर प्रदेश में गुस्ल की रस्म का आयोजन किया गया कहाँ पर, तो ताजमहल आगरा में। और अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का वह स्थान जहां 26 फरवरी 2022 से 2 मार्च 2022 तक 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ध्रुपद मेले के 48वें संस्करण का आयोजन किया गया, तो ये वाराणसी के तुलसी घाट पर। अगला प्रश्न है, 25 फरवरी 2022 से प्रारंभ सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, तो कानपुर उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश का वह स्टेडियम जहां 24 फरवरी 2022 को भारत श्रीलंका के मध्य T20 श्रृंखला का पहला मैच खेला गया था, तो ये अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम लखनऊ में। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह भारतीय गणितज्ञ जिन्हें 22 फरवरी 2022 को युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया, तो प्रोफेसर नीना गुप्ता को। अगला प्रश्न है, वह राष्ट्रव्यापी साप्ताहिक कार्यक्रम जिसका उद्घाटन 22 फरवरी 2022 को तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया, तो ये कार्यक्रम है विज्ञान सर्वत्र पूज्यते कार्यक्रम। अगला प्रश्न है दोस्तों, 20 फरवरी 2022 को वाराणसी जिले में स्थित वह स्थान जहां 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता की पुष्टि के लिए पुनः उत्खनन कार्य प्रारंभ किया गया है, तो ये राजा तालाब तहसील का बभनियाव पुरा स्थल। अगला प्रश्न है, 18 फरवरी 2022 को शिक्षा मंत्रालय ने किस योजना को वर्ष 2026 तक जारी रखने की मंजूरी दी है, तो ये है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना। अगला प्रश्न है दोस्तों, 18 फरवरी 2022 को उत्तर प्रदेश का वह मेडिकल संस्थान जो रोबोट के माध्यम से बच्चों के ऑपरेशन की उपलब्धि प्राप्त करने वाला प्रदेश का पहला संस्थान बना है, तो ये है SGPGI लखनऊ, यानी संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लखनऊ। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह तिथि जब से उत्तर प्रदेश में 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को कोविड वैक्सीन का टीका लगना प्रारंभ हुआ था, तो 18 मार्च 2022 से। अगला प्रश्न है, 16 फरवरी 2022 को लखनऊ स्थित भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया, तो याद रखिएगा 71वां। अगला प्रश्न है, वह मंत्रालय जिसने 16 फरवरी 2022 को विमुक्त जनजातियों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए योजना का शुभारंभ किया, तो केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा विमुक्त जनजातियों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए योजना प्रारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह भारतीय संगीतकार और गायक जिनका 15 फरवरी 2022 को 69 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया, तो ये बप्पी लहरी थे। और वो मंत्रालय जिसने भारत में संग्रहालयों की पुनर्कल्पना पर 15-16 फरवरी 2022 को अपनी तरह का पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन आयोजित किया, तो भारत का संस्कृति मंत्रालय। अगला प्रश्न है दोस्तों, 14 फरवरी 2022 को उत्तर प्रदेश के किस शहर का परफ्यूम न्यूयॉर्क में लॉन्च किया गया है, तो इत्र नगरी कन्नौज का परफ्यूम जो है न्यूयॉर्क में लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, 14 फरवरी 2022 को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष का कार्यभार ग्रहण करने वाले विनीत जोशी का संबंध कहाँ से है, तो ये उत्तर प्रदेश से हैं। अगला है दोस्तों, 13 फरवरी 2022 को IPL 2022 में गुजरात टाइटंस ने प्रयागराज के किस खिलाड़ी को अपनी टीम में शामिल किया, तो यश दयाल को। और देखिए, 8 फरवरी 2022 को शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण मिशन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के किस यूनिवर्सिटी का करार नाइजीरिया की फेडरल यूनिवर्सिटी से हुआ है, तो ये लखनऊ यूनिवर्सिटी का करार जो है नाइजीरिया की फेडरल यूनिवर्सिटी से हुआ है। अगला प्रश्न है, 8 फरवरी 2022 को ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई भारत की वह डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म जो चित्रकूट से प्रकाशित अखबार खबर लहरिया पर आधारित है, तो ये है राइटिंग विद फायर। अगला प्रश्न है दोस्तों, 7 फरवरी 2022 को उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के निर्विरोध अध्यक्ष कौन चुने गए, तो ये निधिपति सिंघानिया। और वाराणसी में जन्म लेने वाले प्रसिद्ध क्रांतिकारी जिनकी 7 फरवरी 2022 को 80वीं पुण्यतिथि मनाई गई,
तो ये हैं सचिंद्र नाथ सान्याल। दोस्तों सचिंद्र नाथ सान्याल की 80वीं पुण्यतिथि मनाई गई है और इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों 6 फरवरी 2022 को उत्तर प्रदेश में फैमिली कोर्ट का उद्घाटन किया गया। कहाँ पर? तो लखनऊ विश्वविद्यालय में। और 6 फरवरी 2022 को भारत की स्वर कोकिला नाम से प्रसिद्ध किस गायिका का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो लता मंगेशकर का। अगला प्रश्न है दोस्तों देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 3 फरवरी 2022 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास की समय पूर्व रिहाई की नीति पर पुनः विचार करने का निर्देश दिया गया है। किसको? तो देखिए दोस्तों 3 फरवरी 2022 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास की समय पूर्व रिहाई की नीति पर पुनः विचार करने का निर्देश उत्तर प्रदेश सरकार को दिया है। अगला प्रश्न है 2 फरवरी 2022 को उत्तर प्रदेश के किस वरिष्ठ साहित्यकार का निधन हुआ? तो डॉक्टर रंगनाथ मिश्र सत्य का। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है 2 फरवरी 2022 को उत्तर प्रदेश के किस वन्यजीव अभ्यारण्य को रामसर स्थल घोषित किया गया है? तो बखिरा वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि संत कबीर नगर जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न है फरवरी 2022 में आयोजित उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के किस संस्थान में देश का पहला ग्रीन बूथ बनाया जाएगा? तो लखनऊ के AP सेन PG कॉलेज में। अगला प्रश्न है दोस्तों फरवरी 2022 में राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित डॉक्टर हेडगेवार प्रज्ञा सम्मान 2021 के लिए चयनित प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर नीरजा माधव का संबंध कहाँ से है? तो जौनपुर उत्तर प्रदेश से। फरवरी 2022 में चर्चित जिलाधिकारी आवास जो एक राजमहल है स्थित है कहाँ पर? तो ये लखीमपुर खीरी में। फरवरी 2022 में 12 विषयों के साथ UGC नेट की परीक्षा पास करने का रिकॉर्ड बनाने वाले लक्ष्मण सिंह कहाँ से संबंधित हैं? तो ये मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से। अगला प्रश्न है दोस्तों वह आयुर्वेद औषधि निर्माता कंपनी जिसका मुख्यालय गाजियाबाद में है और फरवरी 2022 में 100% प्लास्टिक कचरा तटस्थ कंपनी बनी है? तो ये डाबर है। अगला प्रश्न है दोस्तों 31 जनवरी 2022 को रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो लेफ्टिनेंट जनरल GAV रेड्डी को। अगला प्रश्न है 30 जनवरी 2022 को किस टेनिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष वर्ग का खिताब जीता? तो राफेल नाडाल ने। अगला प्रश्न है 29 जनवरी 2022 को ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 विमेन का खिताब किसने जीता? तो एशले बार्टी ने। अगला प्रश्न है 25 जनवरी 2022 को उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को सम्मानित करने की घोषणा की गई है। तो ये पद्म विभूषण से। अगला प्रश्न है दोस्तों 23 जनवरी 2022 को व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसे दिया गया है? तो विनोद शर्मा को। और देखिए 23 जनवरी 2022 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर नेताजी की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया? तो इंडिया गेट परिसर नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है दोस्तों 23 जनवरी 2022 को उत्तर प्रदेश में आयोजित सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो PV सिंधु ने। और उत्तर प्रदेश में स्थित वह रेल इंजन कारखाना जिसने 22 जनवरी 2022 को 1000वां विद्युत लोको इंजन बनाकर राष्ट्र को समर्पित किया है? तो ये बनारस रेल इंजन कारखाना बरेला। अगला प्रश्न है दोस्तों 22 जनवरी 2022 को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों की सूची में प्रथम स्थान पर कौन है? तो ये घाटमपुर कानपुर है। और उत्तर प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष जिन्होंने 19 जनवरी 2022 को सदन से इस्तीफा दे दिया है तो ये हैं नितिन अग्रवाल। अगला प्रश्न है दोस्तों उत्तर प्रदेश से संबंधित वो प्रसिद्ध कथक नृत्य सम्राट जिनका 83 साल की आयु में 17 जनवरी 2022 को निधन हो गया तो पंडित बिरजू महाराज का। और 14 जनवरी 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर S सोमनाथ इसरो के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 7 जनवरी 2022 को उत्तर प्रदेश ने राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 के सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में किस स्थान का पुरस्कार जीता है? तो उत्तर प्रदेश ने राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जो है सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में पहला पुरस्कार जीता है।
अगला प्रश्न है 7 जनवरी 2022 को खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन लॉन्च की गई कहाँ पर? तो ये गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश का वह सैनिक स्कूल जिसे मुख्यमंत्री द्वारा 6 जनवरी 2022 को जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल नाम दिए जाने की घोषणा की गई है, तो मैनपुरी के सैनिक स्कूल को। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का वह स्थान जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 4 जनवरी 2022 को आतंकवाद निरोधक दस्ता ATS की नई इकाई भवन कमांडो ट्रेनिंग सेंटर का शिलान्यास किया है, तो सहारनपुर के देवबंद में। और उत्तर प्रदेश में 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए कोविड वैक्सीनेशन अभियान प्रारंभ किया गया था, कब से? तो 3 जनवरी 2022 से। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी है? तो मेरठ उत्तर प्रदेश में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय जो है खोला जा रहा है। अगला प्रश्न है 6 जनवरी 2022 को किस देश ने 18 वर्ष के कम आयु की लड़की के विवाह पर कानून बनाकर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो फिलीपींस ने। 4 जनवरी 2022 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाले 102वां देश कौन है? तो एंटीगुआ और बरमूडा। अगला प्रश्न है दोस्तों, 4 जनवरी 2022 को केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला कहाँ पर रखी? तो ये हैदराबाद में। और देखिए, हाल में जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में भारत 146 देशों की सूची में किस स्थान पर है? तो उत्तर है 135वें स्थान पर, यानी भारत में लैंगिक असमानता और लैंगिक अंतराल बहुत अधिक है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां हाल में ऑल इंडिया पुलिस एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया गया? तो लखनऊ में। और हाल में जारी उत्तर प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार उत्तर प्रदेश का गेहूं और खाद्यान्न उत्पादन में देश में कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है। वह राज्य जो हाल में बिजली कनेक्शन देने के मामले में देश में शीर्ष राज्य बना है, तो उत्तर प्रदेश है। और हाल में 74वें गणतंत्र दिवस की परेड में उत्तर प्रदेश की झांकी का कौन सा स्थान रहा था? तो ये तीसरा स्थान था। वह राज्य सरकार जिसने हाल में समग्र शिक्षा अभियान शुरू किया है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां हाल में यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन हुआ, तो लखनऊ में। और उत्तर प्रदेश से संबंधित रहे वह राजनेता जिनको हाल में मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो मुलायम सिंह यादव को। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल में मध्य प्रदेश में संपन्न खेलो इंडिया यूथ गेम्स में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान था? तो 14वां स्थान। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों द्वारा जीते गए कुल पदकों की संख्या 36 रही, जिनमें 6 स्वर्ण, 14 रजत और 16 कांस्य पदक थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल में उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में कुल कितने रुपए के निवेश प्राप्त हुए? तो लगभग 33,50,000 करोड़ के निवेश प्राप्त हुए हैं यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में। अगला प्रश्न है, हाल में CPCB द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2022 में देश के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का स्थान कौन सा है? तो ये तीसरा है। हाल में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में निर्मित होने वाली किसी भी वेब सीरीज पर कितने प्रतिशत सब्सिडी प्रदान करने की घोषणा की है? तो 50%। और हाल में कोरवा आर्डिनेंस फैक्ट्री में भारत रूस के संयुक्त तत्वाधान में AK-203 असाल्ट राइफलों का निर्माण शुरू हो गया है। ये फैक्ट्री कहाँ पर है? तो ये कोरवा अमेठी उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, हाल में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के किस शहर में ग्रीनफील्ड टाउनशिप बनाने की घोषणा की है? तो अयोध्या में। और हाल में उत्तर प्रदेश सरकार ने NCR की तर्ज पर SCR, देखिए NCR की तर्ज पर SCR बनाने का फैसला किया है। और इसमें कौन कौन से जो है जिले शामिल हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये आप जान लीजिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। NCR नेशनल कैपिटल रीजन और उसी तरह से जो है स्टेट कैपिटल रीजन बनाने का फैसला उत्तर प्रदेश द्वारा किया गया है। और इसमें प्रदेश के लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी, कानपुर नगर और कानपुर देहात जिले शामिल हैं। तो याद रखिएगा, NCR की तर्ज पर जो दोस्तों ये SCR बनाने का फैसला किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, इसमें लखनऊ और उसके आसपास के जिले लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी, कानपुर नगर और कानपुर देहात शामिल हैं।
अगला प्रश्न है, हाल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राज्य के कितने जिलों में अत्याधुनिक न्यायालय भवन बनाने की घोषणा की है? तो 10 जिलों में। और हाल में जारी प्लास्टिक अल्टरनेटिव रिपोर्ट 2022 के अनुसार देश भर में प्लास्टिक कचरा उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो याद रखिएगा 8वां स्थान है। उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां थारू जनजाति की संस्कृति के अनुसार पहला होम स्टे बनाने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है, तो ये बहराइच के बर्दिया गांव में। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल में लखनऊ में आयोजित राष्ट्रीय 11वीं बोबीनाम मार्शल आर्ट चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली खिलाड़ी कौन है? तो ये है समीक्षा सिंह। और उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां हाल में 25वां वैश्विक तेल शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है, तो आगरा में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने राज्य योजना आयोग का पुनर्गठन करके नया नामकरण क्या रखा है? तो ये राज्य परिवर्तन आयोग रखा गया है, राज्य योजना आयोग का नया नाम। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल में गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन समारोह में उत्तर प्रदेश की ओर से ध्वजवाहक कौन थी? तो ये थी अन्नू रानी, जैवलिन थ्रो की खिलाड़ी हैं। हाल में जारी राष्ट्रीय जल गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? तो ये हिंडन नदी है। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश स्थित वह बाघ अभ्यारण्य जिसको हाल में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल करने का निर्णय लिया गया है, तो ये रानीपुर बाघ अभ्यारण्य चित्रकूट में है। देखिए, अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, हाल में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में उत्तर प्रदेश का सबसे स्वच्छ शहर कौन है? तो याद रखिएगा, गाजियाबाद स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में यूपी का सबसे स्वच्छ शहर है। हाल में संपन्न राष्ट्रमंडल खेलों में पैदल चाल में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी प्रियंका गोस्वामी उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं? तो ये मुजफ्फरनगर से। और उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां हाल में रानीपुर टाइगर रिजर्व बनाने की घोषणा की गई है, तो चित्रकूट में। हाल में उत्तर प्रदेश में स्थित वह रेलवे स्टेशन जिसको IGBC की ओर से ग्रीन रेटिंग प्रदान की गई है, तो ये आगरा कैंट रेलवे स्टेशन को। और हाल में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लोक निर्मला सम्मान से किसे सम्मानित किया है? तो लोक गायिका शारदा सिन्हा को। अगला प्रश्न है, हाल में जारी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 में शामिल उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है? तो ये मुरादाबाद है। पद्म विभूषण पुरस्कार 2022 प्राप्तकर्ता राधेश्याम खेमका मरणोपरांत उनका संबंध किससे था? तो ये गीता प्रेस गोरखपुर से संबंधित रहे हैं राधेश्याम खेमका। अगला प्रश्न है, जनवरी 2022 में केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश का अनुसूचित जातियों के स्वामित्व वाले MSME उद्योग में स्थान कौन सा है? तो ये चौथा है। और देखिए, जनवरी 2022 में उत्तर प्रदेश स्पोर्ट एसोसिएशन द्वारा आयोजित मेकिंग द ग्रैंड मास्टर प्रतियोगिता में अंडर 16 खिताब के विजेता कौन है? तो ये हर्षित सिंह हैं। उत्तर प्रदेश का वह रेलवे स्टेशन दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसका नाम हाल में राज्य सरकार ने बदलकर वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन रखने की घोषणा की है, तो ये झांसी रेलवे स्टेशन है। और उत्तर प्रदेश के वे जिले जहां निवासित गोंड जनजाति को उत्तर प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने का फैसला किया है, तो संत कबीर नगर, कुशीनगर, चंदौली और भदोही में निवास करने वाली गोंड जनजाति को उत्तर प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जनजाति यानी ST का दर्जा देने का फैसला किया है। और दोस्तों, UPPCS प्रारंभिक परीक्षा 2023 और वीडियो यानी ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के वार्षिकी का लास्ट क्वेश्चन है, हाल में उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश के कितने नए हाईटेक कारागार बनाने की घोषणा की है? तो कुल 20 नए हाईटेक कारागार बनाने की घोषणा उत्तर प्रदेश में की गई है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। UPPCS प्रारंभिक परीक्षा वीडियो यानी ग्राम विकास अधिकारी री एग्जाम के लिए नेशनल, इंटरनेशनल और विशेष करके यूपी उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन जो UPPCS प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लास्ट टाइम रिवीजन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।